हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो उन अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है जो आंगनवाड़ी सुपरवाइजर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसका सिलेबस आपने देख ही लिया होगा। इस वीडियो में हम महिला एवं बाल विकास से संबंधित केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की चर्चा करेंगे। हालांकि वीडियो की शुरुआत ICDS के साथ होना चाहिए, जो कि एक हिसाब से आंगनवाड़ी का फ्लैगशिप कार्यक्रम है, लेकिन उसकी चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे। तो केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले पोषण अभियान से। सारी योजनाओं में हम परीक्षा से संबंधित केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं की जो है संक्षेप में चर्चा करेंगे, जैसे योजना की शुरुआत कब हुई, कहां से हुई, उस उद्देश्य क्या हैं, उससे संबंधित गतिविधियां आदि किस प्रकार की हैं, इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो पोषण अभियान की जो शुरुआत हुई ये हुई 8 मार्च 2018 को। कहां से? राजस्थान के झुंझुनू से। इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। लक्ष्य क्या है? तो पोषण अभियान का जो लक्ष्य है, जैसा नाम से पता चल रहा है, कुपोषण दूर करने से संबंधित है, सुपोषण से संबंधित है। तो इसका लक्ष्य जो है 6 वर्ष तक के बच्चे, इसके अलावा गर्भवती तथा धात्री महिलाओं, यानी जो गर्भ से हैं और जो शिशु धारण किए हुए हैं, जो दूध पिला रही हैं बच्चे को, तो धात्री महिलाओं के कुपोषण स्तर में प्रति वर्ष 2% की कमी, 2% की दर से कमी लाना, ये जब लॉन्च हुआ तब उसका लक्ष्य था। और इसके हिसाब से 3 वर्षों के लिए ये जो पोषण अभियान को ध्यान में रखकर बनाया गया था, तो प्रति वर्ष 2% की दर से कमी लाते हुए 3 वर्षों में 6% की कमी लाना, ये जो है लक्ष्य था इसका। यानी प्रति वर्ष 2% की कमी लाना है, 2% की दर से, इस तरीके से 3 वर्षों में 6% की कमी लाना, ये जो है इसके लक्ष्य थे। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें पोषण अभियान में, तो छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में जो है इसके अंतर्गत प्रथम चरण में 12 जिले शामिल थे और द्वितीय चरण में शेष जो 16 जिले, उस समय की बात हो रही है, जिलों की संख्या अभी बढ़ी हुई है। तो इस प्रकार कुल 28 जिलों के संदर्भ में ये जो डेटा है, तो प्रथम चरण में 12 जिले, दूसरे चरण में 16 जिले, इस प्रकार से कुल 28 जिले छत्तीसगढ़ के शामिल किए गए थे इसमें। पोषण अभियान का ही आगे एक्सटेंशन बोलना चाहिए, वो है पूरक पोषण अभियान। पूरक पोषण आहार, पूरक पोषण आहार योजना। जैसा नाम से पता चल रहा है, इस योजना में क्या उद्देश्य, तो इसका क्या होगा? उद्देश्य जो होगा वो सुपोषण, सुपोषण जो है इसका उद्देश्य है, या कुपोषण में कमी लाना इसका उद्देश्य है। और पूरक पोषण आहार की हम बात कर रहे हैं। पूरक पोषण आहार से मतलब है कि सप्लीमेंट्री खाना देना, जिसमें पूरक पोषण के आहार अंतर्गत जो है मेनू अनुसार, आंगनबाड़ी केंद्रों में मेनू अनुसार जो है गर्म भोजन,
गर्म भोजन, इसके अलावा नाश्ता और रेडी टू ईट, रेडी टू ईट जो है परोसा जाता है। इसमें हमको क्या ध्यान रखना है कि ये जो रेडी टू ईट है, एक तो अगर डेटा की बात करें तो किस किस मात्रा में किसको किसको दिया जाता है वो महत्वपूर्ण हो सकता है। हितग्राही की अगर हम बात करें, इस पूरक पोषण आहार योजना के जो हितग्राही हैं यानी यह लाभार्थी जो हैं, किनको किनको इसका लाभ मिल सकता है, तो वो 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं। 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, इसके अलावा जो है 3 से 6 वर्ष के बच्चे, साथ ही गर्भवती शिशुवती महिलाएं, तो रेडी टू ईट की मात्रा की हम बात कर रहे थे, जिसके बारे में प्रश्न हो सकता है पूछे। तो रेडी टू ईट की जो मात्रा है इसमें ध्यान देंगे, 3 कैटेगरी में हम देख रहे हैं। पहला कि एक तो जो है 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, इसमें 2 कैटेगरी है। एक तो जो है सामान्य बच्चे हैं और दूसरे गंभीर कुपोषित। यहां देख लेते हैं इसको हम। 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, एक तो जो है सामान्य श्रेणी, सामान्य बच्चे, इनको दिया जाना है 135 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से। और जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं, ध्यान देंगे, गंभीर कुपोषित इसी आयु वर्ग के 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे जो गंभीर कुपोषित हैं, उन्हें 211 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाना है। और जो गर्भवती शिशुवती महिलाएं हैं, गर्भवती शिशुवती महिलाएं हैं, इनको दिया जाना है 165 ग्राम प्रतिदिन। तो ये आप याद रख सकते हैं। रेडी टू ईट का मात्रा, रेडी टू ईट की मात्रा क्या होती है। 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे 2 कैटेगरी में, एक तो सामान्य, तो उनको दिया जाना है 135 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से, गंभीर कुपोषित को 211 ग्राम, और जो शिशुवती या गर्भवती महिलाएं हैं उनको 165 ग्राम। ये तो हो गई पूरक पोषण आहार अभियान की बात। अब हम बात करते हैं उज्ज्वला गृह योजना की। तीसरा, उज्ज्वला गृह योजना। देखिए, उज्ज्वला योजना और उज्ज्वला गृह योजना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। उज्ज्वला जो योजना है वो गैस सिलेंडर से संबंधित है। हम बात कर रहे हैं उज्ज्वला गृह योजना की। गृह योजना जैसा नाम से पता चल रहा है कि गृह यानी कि आश्रय दिए जाने से संबंधित है, पुनर्वास से संबंधित है। तो इसका उद्देश्य क्या है उज्ज्वला गृह योजना का, कि बच्चों एवं महिलाओं की जो ट्रैफिकिंग होती है, जो अनैतिक व्यापार होता है, बच्चों एवं महिलाओं के ट्रैफिकिंग, या जिसको हम कहें व्यापार, अनैतिक व्यापार, बच्चों एवं महिलाओं का व्यापार वैसे भी अनैतिक है, का निवारण कैसे, कि इससे जो पीड़ित महिलाएं हैं, व्यवसायिक यौन शोषण से पीड़ित महिलाएं, यानी जिनको जो है अनैतिक कार्यों के लिए बेच दिया गया हो, से पीड़ित महिलाओं या किशोरियों का बचाव, और न केवल बचाव बल्कि
पुनर्वास, ये जो है उज्ज्वला गृह योजना से के उद्देश्यों में शामिल है। तो जिनको जो है गलत तरीके से बेचकर महिलाओं या फिर बच्चों को जो है अनैतिक तरीके से बेचा गया हो, बाल मजदूरी आदि के लिए या फिर यौन क्रियाओं के लिए, देह व्यापार आदि के लिए, तो ऐसे पीड़ित बालिकाओं, किशोरियों एवं महिलाओं का जो है बचाव करना और साथ ही उनका पुनर्वास करना, उनके रिहेबिलिटेशन की, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना। तो उसके लिए आपको जो है पुनर्वास के लिए पुनर्वास केंद्र देना पड़ेगा, उनके रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ऐसे चीज़ों के लिए छत्तीसगढ़ में जो है दो छत्तीसगढ़ में जो है 2 उज्ज्वला गृह संचालित हैं। कहाँ कहाँ पे संचालित हैं ये आपको याद रखना चाहिए। पहला तो जो है कोरबा में और दूसरा जो है कोरिया में। इसी प्रकार की एक और योजना, उज्ज्वला गृह योजना प्रकार की ही एक और जो योजना है याद रखेंगे, स्वाधार गृह योजना। स्वाधार गृह योजना। उज्ज्वला गृह योजना एक और, जहां पर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, महिला मानव व्यापार से संबंधित, देह व्यापार आदि से संबंधित पीड़ित महिलाएं एवं किशोरियां इसमें शामिल थी, उनके बचाव एवं पुनर्वास का जो कार्यक्रम था या उनके बचाव या पुनर्वास की जो योजना थी वो उज्ज्वला गृह योजना थी। स्वाधार गृह योजना वहीं जो भी विधवा हैं, निराश्रित हैं, तिरस्कृत हैं, परिष्कृत हैं, जितने भी समाज से त्यागे गए महिलाएं या किशोरियां हैं, उनको आश्रय, निःशुल्क आश्रय, उनके रहन सहन और उनके जो है पुनर्वास की योजना है। तो स्वाधार गृह योजना में हितग्राही देख लीजिए कि जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य भी जो है बचाव और पुनर्वास ही है, लेकिन कौन? विधवा, समाज से जो भी परित्यक्त हैं, विधवा, परित्यक्त, तिरस्कृत, निराश्रित जो महिलाएं हैं, इनको निःशुल्क आश्रय एवं पुनर्वास जो योजना है वो है स्वाधार गृह योजना। तो दोनों ही महिलाओं, किशोरियों से संबंधित है। दोनों में अंतर बस इतना है कि पहला वाला जो है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित है, मानव व्यापार से संबंधित पीड़ित महिलाएं हैं, और दूसरे में जो भी विधवा, परित्यक्त, निराश्रित जो महिलाएं हैं, उनको निःशुल्क आश्रय एवं पुनर्वास देने की योजना है स्वाधार गृह योजना। 2 स्वाधार गृह जो है छत्तीसगढ़ में, एक बिलासपुर और दूसरा सरगुजा में संचालित है। पहला बिलासपुर में और एक जो है सरगुजा में संचालित है। तो ये याद रखेंगे, दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। सखी, या जिसे हम कह रहे हैं वन स्टॉप सेंटर। जैसा नाम से पता चल रहा है वन स्टॉप, यानी कि सखी मतलब महिलाओं की या किशोरियों की जो है के दोस्त। वन स्टॉप सेंटर मतलब उनको अगर कोई परेशानी है, जो संकटग्रस्त महिलाएं हैं, पीड़ित जो महिलाएं हैं,
उनकी परेशानियों को हल करने के लिए जो भी सहायता हो सकती है वो एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो। क्या क्या सहायता, जैसे चिकित्सकीय सहायता हो सकती है, मानसिक या आश्रय से संबंधित, या विधिक सहायता, कानून से संबंधित जो सहायता है। तो ये सारे प्रकार के जो सहायता हैं वो तत्काल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो, उसके लिए जो है सखी या फिर वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की गई है। तो उद्देश्य क्या है? संकटग्रस्त किशोरी महिलाओं को एक ही छत के नीचे, देखिए कौन कौन सी, आश्रय, चिकित्सकीय, कानूनी या जिसको हम विधिक बोल रहे हैं, या मनोवैज्ञानिक, या सुरक्षा की सहायता जो है तत्काल उपलब्ध कराना। ये जो है इसका उद्देश्य है। संकटग्रस्त किशोरी या महिलाएं कौन हो सकती है? वो संकटग्रस्त किशोरी जो हैं किसी भी प्रकार के विक्टिम हो सकते हैं, जिन पर बलात्कार आदि की कोशिश हुई हो, या फिर जो घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं। इस प्रकार की जो भी महिलाएं हैं उनको एक ही छत के नीचे, यानी एक ही सेंटर में जो है चिकित्सा, डॉक्टरी सहायता, पुलिस की सहायता, अगर वकील की ज़रूरत पड़ती है तो वकील की सहायता, रहने खाने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो आश्रय की आवश्यकता, अगर मानसिक अवसाद से पीड़ित हैं तो मनोचिकित्सक उपलब्ध कराना, ये सारी जो सेवाएं हैं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराना, ये सखी या वन स्टॉप सेंटर का जो है उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जो है में सखी वन स्टॉप सेंटर जो है संचालित है। अच्छा, इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो जुलाई 2015 से इसकी जो है शुरुआत हुई थी। शुरुआत हुई थी जुलाई 2015 से, महत्वपूर्ण है। अगला सरकार का जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। क्यों? कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था, CSR, यानी बाल लिंगानुपात जो था उसमें भारी कमी देखी जा रही थी। क्योंकि भ्रूण में ही पता लगाकर कि बेटी है या बेटा, तो जो बेटी भ्रूण थे उनको भ्रूण में ही मार दिया जा रहा था, भ्रूण हत्या की जा रही थी बड़े पैमाने पर। और इस तरीके से बच्चों पर, खासकर जो छोटे बच्चे थे, उनका जब सेक्स रेशियो देखा जा रहा था, लिंग अनुपात देखा जा रहा था, तो उसमें जो बालिकाएं थी उनका रेशियो बहुत कम था। इसके गंभीर परिणाम हो सकते थे। इसको ध्यान में रखते हुए, CSR को ही ध्यान में रखते हुए पूरे देश में 100 जिलों का चयन किया गया, जो CSR के हिसाब से, यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो की हम बात कर रहे हैं, यानी बाल लिंगानुपात की। तो 100 जिले ऐसे चुने गए जिनमें बाल लिंगानुपात की स्थिति जो है बहुत खतरनाक थी। और उन 100 जिलों से जो है इसकी शुरुआत हुई। शुरुआत हुई इसकी 22 जनवरी 2015 से। 22 जनवरी 2015 से 100 जिले जो है लिए गए जिनमें निम्न या खतरनाक स्तर का बाल लिंगानुपात था।
उन 100 जिलों में से छत्तीसगढ़ का जो जिला था वो था रायगढ़। महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ से रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिला जो है 2015 से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में चयनित जिला है। 2018 में जो है इसमें बीजापुर जिला भी शामिल किया गया था। तो ये जो 100 जिले थे ये पूरे देश से थे, पूरे देश के राज्य प्लस यूनियन टेरिटरीज से। यूनियन टेरिटरीज मतलब जो संघ शासित प्रदेश हैं उनसे। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना चाहिए इसमें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है वो 3 मंत्रालयों का संयुक्त रूप से किया हुआ कार्यक्रम है। 3 मंत्रालय जो हैं इसमें सम्मिलित हैं, 3 मंत्रालयों द्वारा। कौन कौन से मंत्रालय याद रखेंगे? पहला तो जो है महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। दूसरा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। और तीसरा जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो ये 3 मंत्रालयों का संयुक्त उपक्रम कहा जा सकता है इसको। उद्देश्य जैसा प्रथम दृष्टया दिख रहा है आपको, प्रथम उद्देश्य तो जो है बाल लिंगानुपात में कमी लाना। अगर उसके उद्देश्यों की अगर हम बात करें, उद्देश्य तो पहला तो जो है बाल लिंगानुपात में कमी। चयनात्मक भ्रूण हत्या को रोकना। आखिर यही तो जो है बाल लिंगानुपात का एक प्रमुख कारण था। चयनात्मक भ्रूण हत्या को रोकना। जो शिशु बालिका जो शिशु हैं उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति में सुधार। बालिका शिशु के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार। जो साला त्यागने की दर थी किनके द्वारा? बालिकाओं के द्वारा, उसमें कमी लाना। बालिकाओं के शाला त्याग दर में कमी लाना। और एक हिसाब से उनको इसके द्वारा शिक्षा में उनकी सहभागिता जो है बढ़ाना। सहभागिता में वृद्धि। तो ये सारे जो हैं इसके उद्देश्य थे। बाल लिंगानुपात में कमी लाना, चयनात्मक भ्रूण हत्या यानी चयन करके जो बालिका भ्रूण की हत्या की जाती थी उसमें कमी लाना, उनके पोषण और उनके स्वास्थ्य में सुधार लाना, जो स्कूल ड्रॉप रेट था, स्कूल त्यागने की जो दर थी उसमें कमी लाना, और उसके हिसाब से फिर शिक्षा एवं सहभागिता में, बालिकाओं की शिक्षा एवं सहभागिता में वृद्धि करना। ये जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य था। अगली योजना है महिला हेल्पलाइन। 7वीं योजना हम देख रहे हैं इस क्रम में, महिला हेल्पलाइन। एक तो जो है आपको इसका नंबर याद रखना है, डायल 181 डायल करना है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2016 से। क्यों हुई थी? तो महिलाओं को जो भी घरेलू हिंसा या फिर प्रताड़ना जैसी तकलीफ यदि होती है तो उसके लिए उसकी शिकायत वो कहाँ करें?
अगर पुलिस आदि के पास जाते हैं समय बेसमय तो ये मुश्किल होता है, समय लगता है। तो त्वरित सहायता के लिए कहीं पर तुरंत जो है वो फ़ोन के ऊपर कॉल कर सकें, इसके लिए महिला हेल्पलाइन की शुरुआत हुई थी। तो उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा या घटना में त्वरित सहायता उपलब्ध कराना। अब ये कैसे होगा? तो इस नंबर पर जैसे ही आप कॉल करेंगे, इस नंबर पर जैसे ही कॉल जाता है तो जो कॉल सेंटर है उसका समन्वय होता है और दूसरी संस्थाओं से, जैसे सखी वन स्टॉप सेंटर है, और वो फिर निर्देशित करते हैं, वो जो है पास के पुलिस स्टेशन को जो है निर्देशित कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके पास जो है सहायता उपलब्ध हो जाती है। तो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा या फिर कोई घटना होती है तो उसमें त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2016 में महिला हेल्पलाइन की शुरुआत हुई थी। छत्तीसगढ़ में PHQ यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर रायपुर में ये संचालित है, और इसका जो समन्वय है सखी वन स्टॉप सेंटर से के साथ जो है इसका समन्वय है। इसमें बस इतना ही याद रखिए। अगला हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो एक चीज आप ध्यान कर सकते हैं, अगर आपको याद हो, चरण वंदना योजना भी एक बार हुई थी जो सफाई कर्मी है उनके लिए। इस प्रकार से वंदना योजना जो भी आ रही है ये मुख्य रूप से, यानी सारे कार्यक्रम में नहीं, परंतु फिर भी अगर इस टाइप का वंदना योजना यदि आ रही है तो ध्यान देंगे कि वो जो है आम तौर पर कामगार जो मजदूर हैं उनसे संबंधित है। तो मातृवंदना यानी कि कामगार मजदूर जो महिलाएं होंगी उनके मातृत्व के समय लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की गई है 2000 जनवरी 1 जनवरी 2017 से। क्या उद्देश्य है? क्या होता है कि कामगार महिलाएं अगर गर्भवती होती हैं तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो है उनके पास वो सुविधाएं, वो ज्ञान नहीं होता जिसके आधार पर वो जो है सफल मातृत्व को जो है एग्जीक्यूट कर सकें, यानी कि उस समय जो भी स्वास्थ्यगत परेशानी आदि आती है, पोषण आहार आदि की जो परेशानी आती है उसको जो है सुलझा सकें। दूसरा, इस दौरान उनकी जो मजदूरी उन्हें मिलनी होती है वो भी उनसे वंचित रह जाती है। तो इसको देखते हुए गर्भवती जो भी पात्र गर्भवती और धात्री महिलाएं हैं, धात्री महिलाओं के पोषण स्तर, एक तो जो है पोषण स्तर में सुधार, और दूसरा उनके मजदूरी की आंशिक प्रतिपूर्ति, यानी मजदूरी का जो नुकसान हुआ है उसकी प्रतिपूर्ति जो है इसके हिसाब इस योजना के माध्यम से किए जाने का लक्ष्य है। पात्र गर्भवती कहने का मतलब ये है कि गर्भवती महिलाएं तो वो भी होती हैं जो नौकरी पेशे में होती हैं, लेकिन उनको मातृत्व अवकाश मिलता है तो वो जो है इसमें सम्मिलित नहीं होंगी। अब कैसे होती है आंशिक जो प्रतिपूर्ति होती है, वो कैसे होती है? तो जो पात्र महिलाएं होती हैं, यहां पर हम देख लेते हैं, पात्र महिलाओं को यानी दे लाभ क्या है, लाभ क्या है, किस आधार पर हम कह रहे हैं कि
इनको जो है उनके मजदूरी की आंशिक प्रतिपूर्ति होती है। तो धात्री महिलाओं को प्रथम जीवित संतान, ध्यान देंगे, प्रथम जीवित संतान हेतु देय है। एक से अधिक संतानें भी हो सकती है, लेकिन प्रथम जो संतान होगी और जो जीवित होगी उसके लिए ये देय है। क्या देय है? तो ये है ₹5,000 3 किस्तों में। तीन किस्तों में जो है 5,000 दिया जाना है। और ध्यान क्या रखना है कि लाभ जो है प्रथम जीवित संतान के लिए ही है। और दूसरा, और आप ध्यान रख सकते हैं कि जो नौकरी पेशा यानी सरकारी नौकरी या फिर पीएसयू आदि में जो राज्य या फिर केंद्र के अधीन नौकरी पेशा महिलाओं को नहीं है, ये अपात्र हैं, उन्हें जो है इस योजना का लाभ नहीं मिलना है, क्योंकि उनको मातृत्व अवकाश उसमें मिलता ही है। अगली योजना हम देख रहे हैं स्टेप। 9वीं योजना है स्टेप। तो शॉर्ट फॉर्म है ये किसी चीज का। एक तो जो है आपको उसका फुल फॉर्म ध्यान रखना चाहिए। इंग्लिश में है इसका फुल फॉर्म ऑब्वियसली, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वीमेन। यानी कहने का मतलब है कि महिलाओं के लिए ट्रेनिंग व रोजगार योजनाओं को सहायता एक हिसाब से वित्तीय मदद ही होगी। महिलाओं के लिए जो ट्रेनिंग एवं रोजगार योजनाएं होंगी उनके लिए महिलाओं को जो है वित्तीय मदद दी जाएगी, फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा स्टेप कार्यक्रम के माध्यम से। तो एक तो जो है आपको स्टेप का फुल फॉर्म याद रखना चाहिए, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। कौन होंगी हितग्राही की अगर हम बात करें, किसको जो है इनका लाभ मिलना है, तो ये हुआ करेंगी असंगठित क्षेत्र की जो कामगार महिलाएं हैं, उसमें 2-3 चीजें ध्यान रखी जाएंगी। पहला ये तो जो है एक तो बीपीएल परिवार से हों, बिलो पॉवर्टी लाइन से हो सकती हैं, एसटी एससी ओबीसी या जो माइनॉरिटी हैं उनसे संबंधित जो महिलाएं हैं। फिर अगर ऐसा परिवार है जिसकी मुखिया जो है महिला है, बीपीएल परिवार जिसकी मुखिया जो है महिला है, तो ऐसी महिला को जो है इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ दिया जा सकता है। तो जैसा नाम से पता चल रहा है कि ट्रेनिंग के लिए रोजगार जैसी योजनाओं को वित्तीय सहायता दी जानी है, तो इसका उद्देश्य वही है। क्या उद्देश्य है इसका? कि इसका जो उद्देश्य है
इसी से आप इसका उद्देश्य भी जान सकते हैं कि वित्तीय मदद कैसे पहुंचाई जाएगी ऋण के माध्यम से। तो महिलाओं को, जो पात्र महिलाएं हैं, को ऋण उपलब्ध कराना। उसके अलावा ट्रेनिंग व कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, जैसा नाम से पता चल रहा है। और आय उपार्जन की कोई गतिविधियां यदि होती हैं तो उसमें सहायता, आय उपार्जन की गतिविधियां, ये जो है इसके उद्देश्य है। अच्छा, स्टेप प्रोग्राम में जो केंद्र राज्य का व्यय है, स्टेप का जो व्यय है उसमें केंद्र और राज्य का जो सहभागिता है वो 60-40 का है। यानी उसमें जो भी खर्चा आएगा स्टेप प्रोग्राम में, उसका 60% खर्चा जो है केंद्र उठाएगी और 40% जो खर्चा है वो राज्य उठाएगी। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगली योजना हम देखते हैं, सबला योजना। सबला योजना कब प्रारंभ किया गया? 19 नवंबर 2010 से। क्या उद्देश्य है? तो जैसा नाम से पता चल रहा है, सबल बनाना। तो दो उद्देश्य हैं कि एक तो जो है किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार, तो इस हिसाब से आप जो है उनको शारीरिक रूप से सबल बना रहे हैं। और दूसरा, इनका सशक्तिकरण। अब किस प्रकार से होगा इनका सशक्तिकरण? पूरक पोषण आहार के लिए तो ठीक है कि उनको पूरक पोषण आहार जो है दिया जाएगा। सशक्तिकरण किस प्रकार से होगा वो हम देखेंगे कि क्या क्या गतिविधियां इसके अंतर्गत की जाएंगी। अच्छा, हितग्राही कौन होंगे इसके, किन किन को जो है इसका लाभ मिलेगा, ये ध्यान देंगे आप। हितग्राही की यहां पर दो श्रेणियां हैं। एक तो जो है 11 से 14 वर्ष की बालिकाएं जो हैं शाला त्यागी, जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया हुआ है। तो 11 से 14 वर्ष की जो है शाला त्यागी बालिकाएं, और दूसरा जो है 14 से 18 वर्ष की सभी किशोरियां। तो ये दो श्रेणी में जो है 11 से 14 वर्ष की वो लड़कियां जो स्कूल छोड़ चुकी हैं, स्कूल ड्रॉप कर चुकी हैं, और बाकी 14 से 18 वर्ष की, यानी कि जो अवयस्क टीनेजर्स लड़कियां हैं वो सारी। अच्छा, इसमें भी ध्यान रखेंगे कि सबला योजना में भी जो व्यय है वो केंद्र और राज्य का 50-50% है। 50% जो खर्चा है वो राज्य उठाएगी, 50% खर्चा जो है वो केंद्र उठाएगी। अब देखते हैं गतिविधियां क्या क्या हैं। गतिविधियां, पूरक पोषण आहार के लिए तो जो है पूरक पोषण आहार दिया जाएगा। पूरक पोषण आहार,
टीनेजर्स महिला जो बालिकाएं होती हैं, महिलाओं जो होती हैं, जब उनमें माहवारी चालू होती है तो एनीमिया देखने को मिलती है, उनको आयरन की कमी देखने को मिलती है। तो उससे संबंधित जो है उसकी पूर्ति के लिए IFA के जो टेबलेट हैं, IFA मतलब आयरन और फॉलिक एसिड, आयरन और फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड के जो टेबलेट हैं वो प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा उनके जो है स्वास्थ्य जांच उनकी की जाती है, संदर्भ सेवाएं जो है दी जाती है। इसके अलावा चूंकि अब किशोरी हैं, आगे जाएंगी माँ बनेंगी, तो उससे संबंधित भी जो स्वास्थ्य संबंधी या फिर आपके प्रजनन एवं जो लैंगिक समस्याएं हैं उनसे संबंधी जो जानकारी है, माँ बनने के बाद क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को कैसे ध्यान रखना चाहिए, ये सारी जानकारियाँ जो है उनको इसी लेवल पर दी जानी होती हैं। तो स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं, इसके अलावा जो है परिवार कल्याण, और ARSH, ARSH मतलब एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, यानी वयस्कों को जो है रिप्रोडक्टिव प्रजनन एवं सेक्सुअल हेल्थ यानी कि लैंगिक जो स्वास्थ्य है उनके बारे में जानकारी देना। वयस्क प्रजनन एवं लैंगिक स्वास्थ्य, इनके बारे में जो है जानकारी देना। इसके अलावा परिवार कल्याण, ARSH यानी वयस्क प्रजनन एवं लैंगिक स्वास्थ्य, इसके अलावा जो है बच्चों के देखभाल, उसके अलावा गृह प्रबंधन आदि पर मार्गदर्शन। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिए जाने हैं। इसके अलावा ये सब तो हो गया कि भविष्य में जो आप माँ बनेंगे तो परिवार एवं बच्चों का कैसे देखभाल करना है। सशक्तिकरण की जो हम बात कर रहे हैं, सशक्त बनाने की बात कर रहे हैं, उसके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार आदि जिससे आप ले सकें, ये दिया जाना है इसके अंतर्गत। इसके अलावा जो है लोक सेवाओं तक पहुंच बनानी जरूरी है। लोक सेवाओं तक पहुंच, और इसके अलावा जो है लाइफ स्किल यानी जीवन से संबंधित जो कौशल आपको आना चाहिए, लाइफ स्किल एजुकेशन यानी जीवन कौशल से संबंधित शिक्षा। तो ये सारी चीजें जो है इसमें सम्मिलित हैं। क्या क्या चीज़ देख रहे हैं इसमें? गतिविधियों में पूरक पोषण आहार देना है, आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट्स दी जानी है, उनकी स्वास्थ्य एवं संदर्भ सेवाएं दी जानी है उनको, उनकी जांच के लिए, परिवार कल्याण, और एडल्ट्स में यानी कि वयस्कों में जो लैंगिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता आपको पैदा करनी है। उसके अलावा प्रजनन से संबंधित जो स्वास्थ्य है उसकी चर्चा, बच्चों की देखभाल, घर का मैनेजमेंट कैसे करना है, इन सब पर मार्गदर्शन। उसके अलावा उनके सशक्तिकरण के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण जिससे जो है वो रोजगार आदि प्राप्त कर सकें, लोक सेवाओं तक पहुंच,
सरकारी माध्यम से जुड़ने के लिए आपको लोक सेवाओं तक पहुंच जो है ज़रूरी है। कोई भी कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए आपको लोक सेवाओं तक पहुंच ज़रूरी है। कोई भी जो सरकारी योजना होती है, इसके अलावा जीवन के जो मूलभूत स्किल होने चाहिए, जो कौशल होने चाहिए, उनके संबंधी शिक्षा जो है सबला योजना में दी जानी है। सबला योजना के बाद एक और योजना जो है वो इसी प्रकार की है, जिसे हम जानते हैं किशोरी शक्ति योजना के नाम से। दोनों को एक साथ इसलिए भी पढ़ना चाहिए क्योंकि दोनों योजनाओं में जो है जो गतिविधियां हैं वो एक ही प्रकार की हैं। अब आपको हितग्राही की उम्र बस यहां पर ध्यान रखनी चाहिए। किशोरी शक्ति योजना में जो हितग्राही हैं वो हैं 11 से 18 वर्ष की महिलाएं या किशोरी। देखिए वहां पर भी 11 से 18 वर्ष की ही महिलाएं थी, बस वहां पर हमने इसको दो कैटेगरी में बांट दिया था। 11 से 14 की शाला त्यागी बच्चियां थी और 14 से 18 की जो किशोरियां थी बाकी। अब ये सीधे सीधे 11 से 18 वर्ष की महिलाएं हैं। गतिविधियां इनकी सेम है, जो गतिविधियां इसमें हैं लगभग वही गतिविधियां जो है किशोरी शक्ति योजना में है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है हितग्राहियों की उम्र को लेकर। अगला हम देखते हैं कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल। इसमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कामकाजी महिलाएं हैं, नौकरी पेशा जो महिलाएं हैं, उनका ट्रांसफ़र होते रहता है, तो उनको रहने के लिए जो है किराए का कमरा ये सब देखना पड़ता है। तो उनके लिए हॉस्टल की सुविधा, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल, इसमें आप सिर्फ ये याद रखिए कि कहां कहां पर है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो 4 हॉस्टल्स हैं छत्तीसगढ़ में। कहां कहां? एक तो जो है धमतरी में, दूसरा जो है रायपुर, तीसरा बिलासपुर और चौथा रायगढ़ में। तो ये 4 हॉस्टल जो हैं कामकाजी महिलाओं के लिए संचालित हैं। और अंत में हम देख रहे हैं एकीकृत बाल संरक्षण योजना। देखा जाए तो एकीकृत बाल संरक्षण योजना जो है कोई एक योजना नहीं है। एकीकृत बहुत सी योजनाओं को जो बाल संरक्षण से संबंधित है, जो बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, बच्चों के लिए अच्छे वातावरण तैयार करने के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए जो भी किया जाना चाहिए, उसके लिए जैसा भी जो है स्वस्थ वातावरण तैयार की जा सके, और ऐसा वातावरण तैयार करने के लिए जो भी कार्यक्रम है, उन सारे कार्यक्रमों को एक मंच पर लाना, वो सब जो है एकीकृत बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत है। तो उद्देश्य क्या है इसका? अब उद्देश्य समझ लीजिए इसी स्टेटमेंट से कि बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना। सुरक्षित वातावरण कहने का मतलब ये है कि बच्चों को अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, जैसे आश्रय की समस्या है, भटक जाते हैं कई बार रास्ते से, पोषण की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, इसके अलावा अपराध में संलिप्त हो जाने की समस्या है, उनका जो है शोषण हो सकता है उसकी समस्या है। ये सारे समस्याओं से निजात पाने के लिए, ये सारे समस्याओं से बचकर एक ऐसा वातावरण उनके लिए तैयार की जा सके जहां पर उनका जो है सर्वांगीण विकास हो सके। तो बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना, और इसके लिए जो अवधारणा बच्चों के लिए एक क्या बोलते हैं, अधिनियम है, जिसको हम जानते हैं किशोर न्याय
बालकों की देख रेख एवं संरक्षण, ये अधिनियम का नाम है। 2015 का ये अधिनियम है, 2015। तो इस अधिनियम में जो भी अवधारणा दी गई है सुरक्षित वातावरण के लिए, बच्चों के लिए जो भी अवधारणा दी गई है उसे साकार करना, उसे साकार रूप देना जो है इसका उद्देश्य है। अब इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए, बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए जो भी कर्मी यानी अधिकारी हो सकते हैं, उसके अलावा जो संरचनाएं हैं, इंस्टीट्यूट्स वगैरह हो सकते हैं, और सेवाएं का एक तंत्र बनाना, तैयार या फिर विकसित करना जो है इसका उद्देश्य है। तो जैसा मैंने पहले कहा, ये कोई एक योजना नहीं है, बहुत सारी योजनाएं जो इससे जुड़ी हुई है, उनका तंत्र, उनका जो है सिस्टम तैयार करना, ये इसका उद्देश्य है। तो ये मैंने एक लाइन में लिख दिया है, ये जो है अलग अलग पॉइंट्स में भी पूछा जा सकता है, ध्यान देना। तो जैसे बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना एक पॉइंट हो सकता है, जो अवधारणा किशोर न्याय अधिनियम 2015 में दी गई है उसे कल्पित करना, ये दूसरा हो सकता है। बच्चों की सुरक्षा संरक्षण के लिए जो अधिकारी समिति अथवा सेवाएं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको विकसित करना, ये सब जो है एकीकृत बाल संरक्षण योजना का उद्देश्य है। तो अब इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे कैसे होती है, कौन कौन सी संस्थाएं इससे जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कर्मी संरचना, तो ये सब के जो घटक हैं, यानी कौन कौन है, कौन कर्मी है, कौन संरचनाएं हैं, तो इसके जो घटक हैं, इस योजना के जो घटक हैं जो इससे जुड़े हुए हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे कर्मियों की हम बात कर रहे हैं, तो जो आपके महिला बाल विकास विभाग के जो नोडल अधिकारी हैं वो इसमें शामिल हैं। महिला बाल विकास के नोडल अधिकारी, फिर संरचनाएं की अगर हम बात करें तो राज्य बाल संरक्षण समिति, राज्य के बाद जो है जिला बाल संरक्षण समिति, उसके बाद जो है बाल कल्याण समिति। इन सब के समन्वय से ये कार्यक्रम चलना है। उसके बाद जो है किशोर न्याय बोर्ड है, साथ ही जो भी बाल संरक्षण संस्थाएं हैं वो सारे। तो देखिए कि इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो संरचनाएं हैं और जो कर्मी हैं, उन सब का एक तंत्र विकसित किया जा रहा है। उन सबको मिलाकर जो है इस योजना के उद्देश्य की पूर्ति संभव है। अब चूंकि बालकों से संबंधित है, तो बालकों से संबंधित दो चीजें हम लोग एक देख रहे हैं। एक तो जो है किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम, और इस पूरे योजना का उद्देश्य जो है बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करने से संबंधित है। तो अब इसमें हम क्या देखते हैं कि गलत संगति में पढ़कर या जिस भी कारण से बच्चे जो है अपराध आदि में संलग्न हो जाएं या फिर निराश्रित वगैरह रहें, तो उनको कहाँ पर जो है संरक्षण दिया जा सकता है, कहाँ पर उनको मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है, मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है, यानी कि उनका पुनर्वास कहाँ पर किया जाए, उन सारे सेंटर्स जो हैं कि हम यहाँ पर बात करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है।
थोड़ी थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं उनके नाम के साथ, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसके लिए बाल संप्रेक्षण गृह की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बाल संप्रेक्षण की। अब उन संस्थाओं की बात कर रहे हैं, उन संरचनाओं की बात कर रहे हैं जहां पर बच्चों को जो है सुरक्षित वातावरण दिया जाना है। सबसे पहला है बाल संप्रेक्षण गृह। क्या ध्यान रखना है इसके बारे में कि यहां पर जो है विधि विवादित बच्चे, यानी जिनसे कोई अपराध हुआ है, जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, उन्हें हम कह रहे हैं विधि विवादित बच्चे। विधि विवादित बच्चे जिन पर जो प्रकरण है, जिन पर जो कानूनी प्रक्रिया है वो विचाराधीन है। प्रकरण जो है विचाराधीन है। तो विचाराधीन अवधि में जो है जो किशोर हैं वो बाल संप्रेक्षण गृह में रखे जाएंगे। किस कंडीशन में कि उन पर जो है कोई केस चल रहा है और केस जो है उन पर पेंडिंग है, और जो किशोर हैं यानी अवयस्क हैं उनको रखा जाएगा बाल संप्रेक्षण गृह में। किसके आदेश पर? ध्यान देंगे, न्याय बोर्ड के आदेश पर। न्याय बोर्ड के आदेश पर जो है इन्हें बाल संप्रेक्षण गृह में रखा जाएगा। अब हम बात करते हैं विशेष गृह की। हैं तो सारे के सारे गृह जो है किशोरों के लिए ही, लेकिन जब उन पर कोई केस चल रहा हो, पेंडिंग हो, तब न्याय बोर्ड यह आदेश दे सकती है कि उनको बाल संप्रेक्षण गृह में रखा जाए। संप्रेक्षण गृह मतलब वहां पर निगरानी रखनी है। दूसरा विशेष गृह किनके लिए है? जो अपराधी हैं और जिनका पुनर्वास किया जाना है। अपराध बालकों के पुनर्वास हेतु, सुधार हेतु, मुख्य धारा से पुनः जोड़ने के लिए जो किया जाना जरूरी है उसके लिए, तो पुनर्वास हेतु उनको रखा जाएगा विशेष गृह में। तीसरा सुरक्षित वातावरण, प्लेस ऑफ सेफ्टी जिसको हम बोलते हैं, सुरक्षित स्थान, माफ कीजिएगा, इंग्लिश में इसको कहा जाता है प्लेस ऑफ सेफ्टी। सुरक्षित स्थान की क्या उदाहरण है कि जिन बच्चों ने गंभीर श्रेणी का अपराध किया है, गंभीर श्रेणी के अपराधी बालक, बालक बालकों, ये जो शब्द यहां पर यूज हो रहा है, या फिर इसमें भी जो बालकों की देखरेख एवं संरक्षण जो लिखा हुआ है, तो बालकों से मतलब यहां सिर्फ पुरुष बालकों से नहीं है। बालकों से मतलब जो किशोर बालक बालिका हैं दोनों के लिए है। तो यहां पर भी जब हम बोल रहे हैं कि अपराधी बालक, तो इसका मतलब सिर्फ बालक नहीं है, तो इसको ध्यान देंगे। तो गंभीर श्रेणी के जो अपराधी बालक हैं, इसमें दो कैटेगरीज हैं। पहला कि जो 16 से 18 वर्ष के हैं, और दूसरा जो 18 से 21 वर्ष के हैं, परंतु अपराध जो है 18 वर्ष के पूर्व किया था। यानी जब अवयस्क थे तब उन्होंने अपराध किया था जिसकी सजा उन्हें मिल रही है। तो ऐसे भी जो वयस्क हैं वो भी हो सकते हैं 18 से 21 वर्ष के, जिन्होंने उनकी सजा चल रही है, 18 से अधिक हो चुके हैं, वयस्क हो चुके हैं, लेकिन जो अपराध इन्होंने किया था वो तब किया था जब वे अवयस्क थे। तो इनको दो प्रकार के लोगों को, 16 से 18 वर्ष के जो अवयस्क हैं उनको रखा जा सकता है,
और 18 से 21 वर्ष के वयस्क जिन्होंने अपराध वयस्क होने के पूर्व किया था, इनको जो है सुरक्षित स्थान में रखा जाता है। ध्यान देंगे, कैसे श्रेणी के? गंभीर श्रेणी के अपराध जिन्होंने किया है उनको। चौथा जो है खुला आश्रय गृह है। थोड़ा थोड़ा टेक्निकल चीजें आप याद रखेंगे। बाल संप्रेक्षण गृह में उनको रखा जा रहा है जिनका प्रकरण विचाराधीन है। विशेष गृह में अपराधी बालकों को रखा जा रहा है लेकिन पुनर्वास हेतु। सुरक्षित स्थान यानी कि प्लेस ऑफ सेफ्टी में गंभीर किस्म के अपराधी जो हैं, किशोर एवं वयस्क, ये कैटेगरी हमने देखी, उनको रखा जा रहा है। खुला आश्रय गृह में किनको रखा जाएगा? जो भी घुमंतु, आश्रय विहीन जो बच्चे हैं उनको अस्थायी शेल्टर दिया जाता है। तो आश्रय हेतु, अल्पकालिक आश्रय हेतु किनको? घुमंतु, और जो आपके निराश्रित या संकटग्रस्त, निराश्रित या संकटग्रस्त जो बालक हैं उनको खुला आश्रय गृह में। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि ये जो जिन स्थानों की हम बात कर रहे हैं, बाल संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह, सुरक्षित स्थान, खुला आश्रय, इसके अलावा भी हम देखेंगे बाल गृह। ये छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पर है ये भी आपको याद रखना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। तो जैसे अगर हम बात करें बाल संप्रेक्षण गृह की, बाल संप्रेक्षण गृह की अगर हम बात करें तो राज्य के 11 जिलों में कहाँ कहाँ पे है अगर हम बोलें तो छत्तीसगढ़ के 11 जिले में है बालकों के लिए। अगर बालिकाओं की बात करें तो 3 जगह, कहाँ कहाँ पे? यानी बालिकाओं की अगर हम बात करें, बालिका संप्रेक्षण गृह, तो ये 3 जिलों में है, 3 जगह पर जो है, कहाँ कहाँ पे? राजनांदगांव, अंबिकापुर यानी सरगुजा, और इसके अलावा जो है जगदलपुर। ये 3 जगहों पर है बाल संप्रेक्षण गृह। विशेष गृह की अगर हम बात करें तो बालकों के लिए ये जो है 4 जगहों पर है। बालकों के लिए 4 जगह पे है, दुर्ग बिलासपुर, अंबिकापुर व जगदलपुर। और बालिकाओं के लिए वही 3 जिले, राजनांदगांव, अंबिकापुर व जगदलपुर। सुरक्षित स्थान की बात करें तो 5 जगह है, 5 जिलों में जो है, कहाँ कहाँ पे? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर यानी जगदलपुर, और अंबिकापुर। ये 5 जगह जो है सुरक्षित स्थान है। खुला आश्रय गृह में एक और जब हम यहाँ पर जो घुमंतु या निराश्रित संकटग्रस्त बालक हैं उनको अल्पकालिक आश्रय देते हैं, यानी रात्रि के लिए हो गया, कुछ दिनों के लिए हो गया। घुमंतु प्रकृति के हैं फिर तो घूमकर दूसरी जगह भी जा सकते हैं, तो रात का सामान्य रूप से आश्रय जो है उनको दिया जाता है। अगर दीर्घ अवधि के लिए उनको आश्रय की जरूरत पड़े तब उस कंडीशन में 5वां देखिए, ये 4था के पश्चात 5वां हम बात कर रहे हैं बाल गृह की। तो बाल गृह में ध्यान देंगे, दीर्घ अवधि
संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को यहां पर रखा जाता है। जिनको लंबे समय तक जो है संरक्षण की आवश्यकता है उनको रखा जाता है। तो सुरक्षित स्थान, विशेष गृह, इन सब में जो है न्याय बोर्ड के आदेश पर रखा जाता था। ध्यान देंगे, जो भी विधि से संबंधित है, जो कानून से संबंधित है, उसके लिए न्याय बोर्ड जो है आदेश देता था, उनके आदेश पर इनको यहां पर रखा जाता था। लेकिन बाल गृह में यानी संरक्षण के लिए जो आदेश देती है वो है बालक कल्याण समिति। बालक कल्याण समिति के आदेश पर। तो जहां पर अपराध आदि से संबंधित है वहां पर जो है आपका न्याय बोर्ड, किशोर न्याय बोर्ड का आदेश चलता है, और जहां पर सामान्य संरक्षण से संबंधित है वहां पर बालक कल्याण समिति के आदेश पर इनको रखा जाता है। बाल गृह की अगर हम बात करें तो प्रदेश में जो है 6 शासकीय और 37 अशासकीय बाल गृह जो है छत्तीसगढ़ में संचालित हैं। इसके अलावा क्या, इसके अलावा जो निराश्रित बच्चे हैं या बेसहारा बच्चे हैं उनको दत्तक पुत्र के रूप में लेने का भी चलन है। मतलब उस रूप में भी लिया जाता है, गोद लिया हुआ बालक जिसको, ये बालक या बालिका जिसको हम बोलते हैं, तो उसके लिए यानी गोद लेने के लिए जो है भी एक अभिकरण है जिसको हम जानते हैं विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के नाम से। छठवां हम देख रहे हैं, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण। क्या काम देखती है ये? दत्तक पुत्र पुत्री देने के लिए जो भी प्रक्रियाएं होनी चाहिए, यानी दत्तक दिए जाने हेतु आवश्यक प्रक्रियाओं का निर्वहन, ये जो है विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण जो है करता है। और इसकी जो क्षमता है ये 10 बच्चों की है, यानी एक बार में 10 बच्चे। और राज्य में जो है छत्तीसगढ़ में ऐसे 13 अभिकरण जो है अस्तित्व में है। तो ये हमने देखे बच्चों से संबंधित, जो भी संरक्षण से संबंधित जो गृह आदि हैं उनके बारे में। इनसे संबंधित प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, क्योंकि 5 गृह हमने देखे, सबके अलग अलग उद्देश्य हैं और उनमें सिर्फ जो है तकनीकी भिन्नता है, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ आपको याद रखना चाहिए, वो है चाइल्ड लाइन। जैसे हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए देखा था 181 नंबर आपात स्थिति में उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, वैसे ही बच्चों के लिए एक लाइन है चाइल्ड लाइन 1098, इसका नंबर है। 24 घंटे 7 दिन जो है ये चलता है। बच्चों को यदि ऐसी कोई समस्या आ रही है, बच्चों के शोषण आदि से संबंधित, उन पर हिंसा आदि से संबंधित, जो बच्चे स्वयं या फिर उनके बिहाफ में कोई भी जो है इस नंबर पर 1098 पर कॉल करके बता सकते हैं। तो ये हमने देखे केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के बारे में। अगले वीडियो में हम देखेंगे इन्हीं से संबंधित, यानी महिलाएं एवं बालकों से संबंधित राज्य प्रवर्तित योजनाओं के बारे में। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।